वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। धर्म मीमांसा चैनल पर मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, मित्रों, सनातन धर्मावलंबियों, सनातन के रक्षकों, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसी विचार के साथ हम आज एक नया विषय ले रहे हैं। आशा है कल जो हमने एक वार्ता की थी शेक्सपियर पर, जिसमें हमने हैमलेट नामक शेक्सपियर का जो नाटक है उस पर अपने विचार रखे थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो वार्ता अच्छी लगी होगी। अपनी टिप्पणी करके भी हमें बताएं। शेक्सपियर नामक व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है अकारण ही, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो शासक जो लोग थे, जो समाज था, उस समाज का अंग शेक्सपियर था और उसको हमारे ऊपर थोपा गया। और हमारी तरह ही संसार में अनेकानेक देश हैं जिन पर भी शेक्सपियर को थोपा गया। अन्यथा शेक्सपियर में मुझे कोई विशेष लेखकीय गुण या उच्च कोटि का वो साहित्यकार हो, ऐसा नहीं दिखता। और उसको मैंने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है अपनी वार्ता में, हैमलेट पर जो वार्ता मैंने की। आज हम एक दूसरा नाटक लेते हैं, वो है मैकबेथ। मैकबेथ जो एक दूसरा नाटक है, इसका भी अनुवाद जो मैंने पढ़ा है वो रांगे राघव राघव ने किया है। और जो हैमलेट नाटक है उसी प्रकार से यह नाटक भी दुखांत है। जैसा मैंने पिछली वार्ता में स्पष्ट किया था कि इसी से शेक्सपियर की दृष्टि का पता चलता है कि उसके अधिकांश नाटक दुखांत क्यों है, जबकि हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रों में दुखांत नाटक न होने का प्रचलन है और शास्त्रों ने मना भी किया है कि दुखांत नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिन दृश्यों में जुगुप्सा हो, घृणा हो, मृत्यु हो, हिंसा हो, उन दृश्यों को कम से कम करके दिखाने की बात की गई है। प्रतीकात्मक रूप से उसका विशद वर्णन करना और उसका विशद दृश्यांकन करना, उसका निषेध किया गया है। क्योंकि सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, यदि आप निरंतर हिंसा सुने, हिंसा के बारे में चर्चा करें और हिंसा ही देखें नाटक में या फिल्म में, तो आप पर उसका कोई न कोई प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसलिए भारतीय शास्त्रों में इस प्रकार का विवरण है। तो ये जो मैकबेथ है, ये कैसा नाटक है? ये नाटक ऐसा है कि ये स्कॉटलैंड के बारे में है। स्कॉटलैंड में एक राजा था, उसका नाम था डंकन। और डंकन नामक जो व्यक्ति है, उसको कहा गया है कि वो स्कॉटलैंड का सम्राट। सम्राट शब्द पर मुझे घोर आपत्ति है, क्योंकि शेक्सपियर के नाटकों में जिसको आप राजा कहते हैं, वो तो मतलब हमारे देश के हिसाब से एक सरपंच, मुखिया कह लिया जाए, छोटा सा जमींदार कह लिया जाए, वो भी पर्याप्त होगा। मतलब उतना भी नहीं होगा समझता। क्योंकि एक दृष्टि में देखिए, इसके पात्रों में देखिए कि जैसे
हैमलेट में था, एक भी मंत्री नहीं है, किसी बड़े अधिकारी तक का नाम नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ है डंकन है तो वो स्कॉटलैंड का सम्राट है, मैलकॉम और डोनल्ड बेन है वो सम्राट के पुत्र हैं दोनों, मैकबेथ उसकी तो हम चर्चा ही करेंगे, वो सेना का प्रमुख है, बैंको है, लेनॉक्स है, ये सब सेना में काम करते हैं, मैकडफ है, रॉस है, मैटियथ है, एंगस है, कैथनिस है, फ्लिंस है, ये सारे भद्र पुरुष, इनके आगे लिखा हुआ है भद्र पुरुष हैं स्कॉटलैंड के। तो आप देखिए कि ये जो लोग आए हैं पात्र हैं, इनमें कहीं कोई मंत्री नहीं है, मंत्री ही नहीं है राजा के पास, तो हम राजा कैसे माने? तो वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये भी दृष्टि होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम जब शेक्सपियर आदि को पढ़ते हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि वो जो इंग्लैंड स्कॉटलैंड है, आज से 500-600 साल पहले कितनी जनसंख्या वहाँ रही होगी, बहुत थोड़ी सी, और उनकी जो सामाजिक या राजनैतिक जो उनका स्तर होगा वो कुछ विशेष नहीं था, कोई विशेष बल नहीं था। तो ये परिचय मैं दे रहा हूँ। अब इसका जो आरंभ है वो बहुत ही विचित्र है। आरंभ क्या है कि तीन डायने हैं, तीन डायन हैं और डायन ही आपस में बातचीत कर रही है। अब डायन है और आपस में बातचीत कर रही है और विचित्र तरह से उनका रूप स्वरूप है, वो कभी मृत दिखती हैं, कभी जीवित दिखती हैं, और कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसी हैं। और डायन ही है तो उनके विषय में एक वाक्य है कि तीनों डायने एक साथ बोलती हैं, जिसमें दूसरों की भलाई है उससे हमें घृणा है, और जिससे वे बुरा समझकर घृणा करते हैं वही हमारे लिए अच्छा है। इस एकमात्र वाक्य से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डायन है इनका क्या हाव है। यहाँ इस नाटक में डायनों की जो प्रासंगिकता है वो यह है कि ये डायन ही आपस में बात करती हैं, और ये जो मैकबेथ है और बैंको नाम के दो व्यक्ति हैं ये इनको सुनते हैं, और उसमें डायन बताती हैं तीनों कि मैकबेथ जो है उसको बड़े बड़े पद मिलेंगे, वो सम्राट तक बन सकता है, और बैंको के लिए वो डायने कहती हैं कि बैंको के जो पुत्र हैं वो सम्राट बाद में कालांतर में बनेगा। अब मैकबेथ कौन है? मैंने कहा सेना का प्रमुख। तो होता क्या है कि एक युद्ध होता है जिसमें बहुत वीरता से, इसमें जैसा बताया गया है, मैकबेथ उस युद्ध में लड़ता है और अनेक लोगों की हत्या करता है, उसको मारता है, और उसके बाद में उसका जयगान होता है, और उसके जो युद्ध में बहुत सारे लोग हैं वो भाग कर आते हैं, और राज दरबार में डंकन नामक जो राजा है वो बैठा है, और डंकन को सारी कथा सुनाई जाती है मैकबेथ की वीरता की, कि मैकबेथ ने अकेले कैसे कितने लोगों को मारा है, परास्त किया है, रणभूमि में उसकी जो क्रियाविधि थी, उसकी वीरता थी, उसका शौर्य पराक्रम, ये सारी बातों की चर्चा होती है। तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है, और राजा कहता है कि उसको लौट कर आने दो, फिर हम उसको पुरस्कृत करेंगे, बड़े बड़े पद देंगे। और ये बातें राजा की तरफ से होती हैं, और राजा प्रतीक्षारत हो जाता है कि मैकबेथ आएगा, हम स्वागत करेंगे। उधर मैकबेथ के मन में क्या चल रहा है, वो उस अभिमान में आ जाता है कि उसको लगता है कि यदि युद्ध भूमि में मैं गया था और मैंने ऐसा काम किया है तो मुझे तो राजा बनना चाहिए, स्कॉटलैंड का सम्राट बनना चाहिए, ऐसा वो मनोभाव उसका होता है। इस प्रकार जब मैकबेथ आता है तो राजा दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करता है, और राजा अनेक पद के विषय में बताता है कि तुमको ये पद दे रहा हूँ, वो पद दे रहा हूँ, और यह भी कहता है साथ में कि उसका जो बड़ा बेटा है मैलकॉम, कहता है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि मैलकॉम जो राजकुमार है वो भविष्य का सम्राट बनेगा, और
वो राजगद्दी पर बैठेगा। अब इतना सुनना भर था कि इसको बड़ा बुरा लगता है मैकबेथ को। वो सोचता है कि नहीं, मैं तो आ, इस योग्य हूँ कि मैं राजा बन सकूं, मेरे ही सामने यह इस प्रकार की बात कर रहा है। तो उसमें फिर ऐसा होता है कि ये राज दरबार में एक तरह से बहुत सारे लोग होते हैं और स्वागत सत्कार हो रहा है मैकबेथ का। मैकबेथ को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, और ऐसा करके राजा ने ये घोषणा की कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। मतलब मैकबेथ का सम्मान करने के लिए मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारा और सम्मान करूंगा। और घर जाने का मतलब है कि वहां उसकी पत्नी भी होगी, तो पत्नी और पति एक साथ होंगे और राजा उसके घर जाकर के उसको दोनों को सम्मानित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे भी राजा अगर किसी के घर जा रहा है, अब आप यहाँ देखिए कि ऐसी स्थिति में मैकबेथ मन ही मन क्या सोचता है। वो इसमें लिखा है, संभल जाओ मैकबेथ, यह वह सीढ़ी है जिससे या तो तू नीचे गिर जाएगा या इसे छलांग मारकर पार कर जाएगा। तेरे पथ में यही एक बाधा है। सितारों, छिपा लो अपनी इस जगमगाती ज्योति को, मेरी इन काली और पाप से भरी गहरी लालसाओं को अपने इस प्रकाश में मत प्रकट होने दो। जब मेरे हाथों से काम पूरा हो जाए तब चाहे मेरी दोनों आंखों के चिराग सदा के लिए बुझ जाएं। हाँ, ये बुझ ही जाने चाहिए, क्योंकि इस काम के पूरा होने पर ये आंखें भय के मारे इसे देख नहीं पाएंगी। तो आप समझिए, एक साथ जो उसकी कलुषित मनोवृत्ति है, उसका मनोभाव है, वो प्रकट करता है। अब दृश्य बदलता है। अब दृश्य चला जाता है मैकबेथ के घर की ओर। मैकबेथ के घर में लेडी मैकबेथ है, अर्थात उसकी बीवी है। इसमें तो मैकबेथ की जो पत्नी है, तो उसको इस बात की जानकारी हो जाती है कि मैकबेथ युद्ध जीत कर आया है और उसको सम्मानित किया जा रहा है। तो वो मन ही मन, अभी उसका ऐसा नहीं हुआ है कि उसको ये नहीं मालूम है कि राजा उसके घर आ रहा है। उसको अभी इतना ही पता है कि मैकबेथ युद्ध जीत कर आया है और मैकबेथ अब घर आने वाला है। तो अपने मन ही मन वो क्या कहती है कि ग्लेमिस तो तुम पहले ही हो, वो अपने पति के लिए कहती है, और अब काउडोर का थेन बनाकर तुम्हारा सम्मान किया गया है। इसके अलावा आगे की भी भविष्यवाणी अवश्य पूरी होगी, वो जो डायन वाली भविष्यवाणी है। पर फिर भी मुझे एक बात का डर है कि तुम्हारा स्वभाव इतना सरल और उदार है कि यह तुम्हें अपने गौरवशाली भाग्य के निकट शीघ्रता से पहुंचने नहीं देगा। तुम महान होना चाहते हो, महत्वाकांक्षा तुम्हारी रग रग में समाई हुई है, पर बिना किसी तरह का पाप किए उससे प्राप्त करना चाहते हो। अब देखिए, यहां से रंग बदल रहा है कि महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए पाप करना आवश्यक। जिसको पाने के लिए तुम इतने लालायित हो, उसे अंत तक पवित्र रहकर ही प्राप्त करना चाहते हो। किसी तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहते और आनंद भोगना चाहते हो उस वस्तु का जो धोखे और बेईमानी से प्राप्त हो सकती है। ओ ग्लेनिस, तुम जिस ऐश्वर्य और गौरव के लिए लालायित हो, वही तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं, यदि तुम हमें प्राप्त करना चाहते हो तो दृश्यता को तुम्हें गले लगाना ही पड़ेगा। और कैसा आश्चर्य
कि तुम इसे न करने के लिए अधिक इच्छुक हो, क्योंकि ऐसा करते हुए डर से तुम्हारा हृदय कांपता है ना। शीघ्र यहाँ चले आओ, जिससे मेरे हृदय में जितना भी साहस है वह सब तुम्हारे कानों में होकर हृदय में भर दूं और अपनी वीरता भरी वाणी से उस रोड़े को हटाकर नष्ट कर दूं जो तुम्हारे और राज मुकुट के बीच पड़ा हुआ है, जिससे भाग्य और दैवी शक्तियों के द्वारा तुम पहले विभूषित किए जा चुके। अब आपको थोड़ा सा रंग ढंग समझ में आ गया होगा कि ये जो मैकबेथ की पत्नी है ये कैसी है। पत्नी तो क्या कहें, वो बीवी है या वाइफ है, पत्नी जैसा संस्कार तो कुछ है नहीं। आगे क्या कहती है इस स्त्री के विषय में, ये अपने आप में किसी डायन से कम नहीं है, ये स्वयं पिशाचिन है। आगे देखिए क्या कहती है। आओ, हत्या के इरादों पर मंडराने वाली खून की प्यासी पिशाचिनियों, आओ और नष्ट कर दो मेरे स्त्रियोचित अबला स्वभाव को, मेरी रग रग को भयानक क्रूरता से पूरी तरह भर दो, खून को पूरी तरह गाढ़ा बना दो और उन सभी मार्गों को बंद कर दो जहां से दया और पश्चाताप के भाव प्रवेश कर सके, ताकि मेरी आत्मा की कोई भी पुकार मुझे अपने काम से विचलित न कर सके और न मेरे इरादों के पूरा होने के बीच कोई डाका बाधा डाल सके। वो मेरे खून के साथ खेलने वाली डाकिनियों, आओ, जहां कहीं भी तुम अपने अदृश्य रूप में प्रकृति के साथ कोई धृष्टता करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हो, वहां से आओ और मेरे स्तनों के दूध तक को विष की तरह कड़वा बना दो। अर्थात ये पूतना बनना चाह रही है, पूतना हमारे यहाँ जो कहा गया। आओ, वो घोर काली रात, आओ और यमलोक की जहरीली काली धूमराशि की तरह चारों ओर से इस पृथ्वी को इस तरह ढक लो जिससे मेरा यह पैना खंजर भी अपने किए घाव को न देख सके और न इस काले पर्दे में होकर स्वर्ग भूमि से देवता यह देखकर पुकार सके, ठहरो ठहरो। यही समय है जब मैकबेथ अपने घर में प्रवेश करता है और अब मैकबेथ और उसकी जो वाइफ है, बीवी है, पिशाचिनी जिसको मैंने कहा, इनके बीच में बातचीत शुरू होती है। अब ये समझा रही है मैकबेथ को, देखो अगर समय को धोखा देना है तो अपना यह चेहरा समय के अनुरूप बनाना ही होगा। अपनी आंखों के हाव भाव से, हाथों से, बोलचाल से, हर तरह से सम्राट को सम्मान दिखाओ और एक मासूम फूल की तरह बन जाओ, पर सावधान, उसके नीचे छिपे हुए विषैले सांप की तरह। वह डंकन जो आज यहाँ आ रहा है, हर प्रकार से उसकी आवभगत करो और उचित रीति से सम्मान दिखाओ। बाकी इस रात के महान षड्यंत्र का भार मेरे ऊपर छोड़, जिससे हम वह देख सकें जब हम इस महान साम्राज्य के एकमात्र स्वामी। ये है लेडी मैकबेथ। अब इसमें लंबा प्रकरण आता है कि मैकबेथ जो है वो अपने आप को तैयार करता है कि उसके यहाँ जो डंकन राजा रात को सोएगा तो वो कैसे उसको मारेगा, कैसे उसकी हत्या करेगा। लेकिन मैकबेथ के चरित्र ऐसा है कि वो दोनों पक्षों को साथ साथ सोचने लगता है। ये कुछ हैमलेट की तरह है, उसमें कमजोरी भी है, वो अपने आप को वीर भी समझता है लेकिन फिर उसको ये भी लगता है कि ये गलत काम है, तो इस तरह से बहुत सारी बातें वो बोलता है। अब मैकबेथ कहता है कि चलो जाने दो, अब हम इस इरादे की बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सोचो तो अभी अभी सम्राट ने मुझे इन उच्च पदों से सम्मानित किया है और फिर सभी लोगों के हृदय में मेरे प्रति कैसे कैसे पवित्र विचार हैं।
मैं उनका खून नहीं करना चाहता, प्रिय उन्हें बचाए रखना ही चाहता। अब देखिए रूप लेडी मैकबेथ का। ठीक ही है, फिर यह बताओ कि क्या कुछ मतवाले होकर राजमुकुट की अभिलाषा कर रहे हो? मतवाले होकर तुम्हारी यह आशा जो पहले पूरी तरह सो सी गई थी, अब उठी भी तो इस तरह डर के मारे पीली होकर। कहाँ है इसमें वह स्वच्छंदता जो कुछ समय पहले थी? क्या अब से जो मेरे प्रति भी तुम्हारा प्रेम है, उसको भी इसी तरह अस्थिर और बिना किसी आधार का मानूं? क्या जिस वस्तु को प्राप्त करने की तुम्हारी इतनी लालसा है, उसके लिए कदम आगे बढ़ाने का साहस तुम्हारे अंदर मर चुका है? बताओ, मैं पूछती हूँ कि जिसको तुम अपने जीवन का ऐश्वर्य, महानता और गौरव कहते हो, उसे छोड़कर क्या एक कायर का सा जीवन बिता लोगे? बताओ, क्या उसी में तुम्हें संतोष मिलेगा? ठीक है, तुम उसी बिल्ली की तरह हो जो पानी में पड़ी मछली को खाना तो चाहती है, पर अपने पैर उस पानी में भिगोना नहीं चाहती। अब मैकबेथ को स्वाभाविक है कि इसके पुरुष जो इसका वो है, पौरुष है, उसको चुनौती मिलती है और वो कहता है, कौन कहता है मैं कायर हूं? इस पृथ्वी पर रहने वाले एक पुरुष में जितना साहस होना चाहिए वह प्रत्येक काम करने के लिए मेरी रगों में वो शक्ति है। कौन है ऐसा जो मुझसे अधिक साहसपूर्ण काम कर सके? अब लेडी मैकबेथ बोलती है और ये भयंकर बात है। तो फिर बताओ, जब तुमने मुझे इस षड्यंत्र की बात बताई थी, उस समय कौन पशु तुम्हारे मस्तिष्क में बोल रहा था? मैं कहती हूं उस समय एक पुरुष कहलाने के योग्य थे तुम, जब तुमने यह षड्यंत्र बनाया ही था, और अब इसे पूरा करके तो सचमुच एक वीर पुरुष कहलाने के सच्चे अधिकारी होगे। क्या तुम भूल गए कि जब तुमने इस षड्यंत्र की बात सोची थी, तब न तो अपने पास उनको पूरा करने का उचित अवसर था और न ही उपयुक्त स्थान, फिर भी उन्हें पैदा करने का तुमने एक साहस था। लेकिन अब तो उचित अवसर और स्थान दोनों तुम्हारे सामने ही है। फिर जितनी सुविधा सामने है, उतनी ही कायरता तुम्हारे अंदर बढ़ती जाती है। अब आगे सुनिए ध्यान से। मैंने बच्चों को दूध पिलाया है और यह जानती हूं कि जो बच्चा माँ की छाती से चिपककर दूध पीता है, वह उसे कितना प्यारा होता है। फिर भी जैसी सौगंध खाकर तुमने अपना पक्का इरादा बनाया था, यदि मुझे अपना इरादा इस तरह पूरा करना पड़ता, तो जानते हो मैं क्या कर डालती? अपने मुस्कुराते हुए मासूम बच्चे को भी छाती से हटाकर उसके टुकड़े टुकड़े करने में तनिक भी न हिचकिचाती। इसीलिए मैंने कहा कि यह स्त्री नहीं, पिशाचिन है, डायन है। राक्षसी तो बड़ा छोटा शब्द है इसमें। अंततः विवश हो जाता है मैकबेथ और वो कहता है कि ठीक है, मैं इस राजा की हत्या करूंगा रात को। अब होता क्या है कि विस्तार से वर्णन है। राजा को भोजन कराया जाता है, उसके संगी साथी जो है उनको भोजन कराया जाता है और शयनागार में राजा को भेजा जाता है सोने के लिए। और वहां पर दो व्यक्ति हैं जो राजा के द्वार के पास, द्वार के बाहर वो खड़े होकर राजा की रक्षा के लिए होते हैं। यह भी आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा राजा था इंडिया, दो ही व्यक्ति क्यों थे? खैर जो भी हो, दो थे। तो वो दोनों के रहते हुए यह लेडी मैकबेथ सारी योजना बनाती है और उसको रात में मारने के लिए भी कई बार कहा जाता है। लेडी मैकबेथ उसको बार बार कहती है, तो वो उसको थोड़ा सा सोचता है, विचारता है। इस बीच में ये कहती है लेडी मैकबेथ कि तुमसे यदि ये काम नहीं होता है तो मैं तो ये काम बड़ी आसानी से कर सकती हूँ, मैं ही जाके उसको मार सकती हूँ। लेकिन मैं करना इसलिए नहीं चाहती कि ऐसा है, लिखा है इसमें, यदि सोती अवस्था में उसका चेहरा मेरे
पिता के चेहरे से मिलता हुआ न होता तो स्वयं मैं इस काम को कर डालती मेरे पति, ये कहती है अपने पति को। खैर, मैकबेथ जाता है अंदर और वो राजा की हत्या कर देता है। हत्या करके वो बाहर आ गया। बाहर आ गया, लेडी मैकबेथ को उसने बताया। अब लेडी मैकबेथ जो है वो देखिए क्या करती है। क्यों तुम इस तरह पागलों की सी बात बनाकर अपने पौरुष पर धब्बा लगाना चाहते हो? जाओ और पानी लेकर अपने हाथों में लगे इन खून के दागों को धो डालो। पर हैं या क्या, इन कटारों को तुम उस जगह से क्यों उठा लाए? इन्हें तो वहीं छोड़ देना चाहिए। जाओ जाओ, इन्हें वहीं ले जाकर रख दो और उन सोए हुए पहरेदारों को खून के दागों से पूरी तरह सान करा जाओ। मैकबेथ कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा हृदय कांप रहा है, मैं डर रहा हूं। लेडी मैकबेथ कहती है, क्या वो अपने इरादे में इस तरह कांपने वाले आदमी? मुझे इन कटारों को। नींद और मौत की छाया में सोए पड़े हुए ये सभी आदमी मुर्दा तस्वीरों की तरह है। क्या ये किस तरह का रोड़ा बनकर नुकसान पहुंचा सकते हैं? शैतान की तस्वीर देखकर तो घुटनों के बल चलने वाला एक बच्चा भी डरता है। मैं जाती हूं। अगर उस डंकन के शरीर से अभी तक भी गर्म खून निकल रहा होगा तो उसी से मैं उन सोए हुए पहरेदारों के चेहरे को रंग दूंगी। इस हत्या का की जो शंका है वो उस पर होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैकबेथ और उसकी बीवी या उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ कैसी थी। प्रातः बेला आती है और ये दोनों पहरेदारों को भी मार देता है ये मैकबेथ, और उनको ही खून में सान देता है। उन्हीं के पास कटार छोड़ देता है ताकि देखने वाला यह समझे कि इन पहरेदारों ने ही राजा की हत्या की। प्रातः बेला आती है, जागरण हो जाता है, लोग जगते हैं, लोग आते हैं, और जब भी दरवाजा खुलता है तो शोर मचता है, हंगामा हो जाता है, चीख पुकार शुरू हो जाती है, राजा की हत्या हो चुकी है, ऐसी बातें आती हैं। मैकबेथ भी चिल्लाता है और बाद में मैकबेथ ही बताता है कि इन पहरेदारों ने ऐसा किया है और मैंने आक्रोश में आकर के इनकी हत्या कर दी है, क्योंकि मैं तो राजा का सेनापति हूँ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ। मैं अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को रोक नहीं सकता था। तत्काल लोग ऐसा मान लेते हैं कि राजा की हत्या पहरेदारों ने की होगी, और मैकबेथ का थोड़ी देर के बाद राज्याभिषेक हो जाता है, राजा बन जाता है। लेडी मैकबेथ महारानी बन जाती है, रानी बन जाती है। लेकिन शेक्सपियर ने यह दिखाया है कि इन दोनों के स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये दोनों शंकालु हो जाते हैं, इन दोनों को डर हो जाता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। इस बीच में फिर डायन सब आती हैं। वो डायन कहती हैं कि तुम राजा नहीं रह पाओगे, बैंकों का जो बच्चा है, बेटा है, वो राजा बनेगा। अब इसको और अफसोस होता है कि मैंने मार भी दिया राजा को, मैं राजा नहीं रह पाऊंगा। तो अब वो बैंकों को मारने के लिए प्रयत्न करता है, उसको मरवा भी देता है हथियारों से। और डंकन का जो बड़ा बेटा है मैलकॉम, वो वहां से भाग खड़ा हो जाता है डर के, और वो इंग्लैंड चला जाता है। और इस प्रकार मैकबेथ और उसकी पत्नी ये दोनों मिलके महा अत्याचारी राजा और रानी बन जाते हैं, क्योंकि इनके मस्तिष्क में केवल और केवल शंका होती है, और शंका जिसकी पर जाती है उसको ये मारना चाहते हैं। इस प्रकार अनेक निर्दोष लोग उस राज्य में मारे जाते हैं। फिर क्या है, एक दो लोग यहाँ से उठ करके इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड के राजा को सारी कहानी सुनाई जाती है। मैलकॉम जो राजा का बेटा है वो वहीं है। तो इंग्लैंड के राजा ने अपनी सेना दी, मैलकॉम के साथ अपने सेनापति को दिया, और वो राजा कहता है कि तुम जाकर स्कॉटलैंड में जो मैकबेथ है उस पर चढ़ाई करो। और अंत में चढ़ाई होती है और वो मैकबेथ हार जाता है, पराजित हो जाता है, मारा जाता है, और फिर जो है ये कथा समाप्त होती है। तो यहाँ पर मैंने ये दिखाने का प्रयत्न किया कि शेक्सपियर स्वयं कैसा
कैसा नाटककार है जिसमें ऐसे ऐसे विचित्र पात्र और पैशाचिक पात्र कह सकते हैं, राक्षसी पात्रों का निर्माण करता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि चाहे हैमलेट हो या मैकबेथ हो, दोनों में ये दिखाया गया है कि जो राजा उसमें मारा गया था और राजा इसमें मारा गया, ये दोनों राजा अपेक्षाकृत अच्छे थे। ये शेक्सपियर स्वयं लिखता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो समाज कैसा है जहां अच्छे राजा की हत्या की जाती है और जो करता है उसमें भी साहस नहीं है, वीरता नहीं है। ये कितना बड़ा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अधम कार्य है कि जिस मैकबेथ के घर में राजा आता है वो उसके भरोसे सोता है, वहां खाना खाता है, भोजन करता है, और उसको उसके शयनागार में, शयन कक्ष में जाकर के सोते हुए व्यक्ति को मार दिया। इसको हम वीरता कहेंगे? वीरता उसको कहते हैं जहां व्यक्ति लड़ता है, यह जानकर कि सामने वाला भी वीर होगा, उसमें भी पौरुष है, उसमें भी क्षमता है। और आप देखिए कि उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, वो कैसी पिशाचिन है। इसीलिए मैंने कहा कि पत्नी शब्द तो उसके लिए होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया। धर्म पत्नी हम किसको कहेंगे? पत्नी वह जो धर्म के मार्ग पर आपको आगे ले जाए, तभी वो धर्म पत्नी है। इसीलिए हर पूजा पाठ में पति पत्नी साथ होते हैं। क्या कोई पत्नी ऐसा विचार रखेगी अपने मन में कि उसके घर में कोई आया है और उसकी हत्या कर दी जाए? तो ये जो नाटक है, ये शेक्सपियर की मनोवृत्ति, उस समाज की मनोवृत्ति, दोनों को दर्शाती है। और इसीलिए जैसे मैंने पिछली वार्ता में कहा कि शेक्सपियर कहीं से भी सहृदय लेखक नहीं है, साहित्यकार नहीं है। उसमें समाज का हित नहीं है, मनुष्य का हित नहीं है। मनुष्य इसको पढ़ करके भी क्या सीखेगा? मतलब इसमें तो कुछ सीखने योग्य नहीं। ऐसा भी कोई कोई टिप्पणी नहीं है शेक्सपियर की अपनी ओर से कि वह इसको, इसकी भर्त्सना करता, इसकी निंदा करता, ऐसा नहीं करता। तो लेडी मैकबेथ, और विचित्र बात है, ये आज की दुनिया में इतना साइंटिफिक होता है अंग्रेजों को लेकर के कि सारा साइंस उन्होंने हमें सुना समझा दिया, साइंटिफिक टेम्पर दे दिया। और आप देखिए कि डायनों की बात, डायन जो कहती है उनको मान करके वो आगे का कदम बढ़ा रहा है। यदि ये डायने नहीं होती तो संभवतः मैकबेथ को ऐसा नहीं होता। तो आप वहां पर तो साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं। और आपने हैमलेट में देखा कि वो प्रेत आता है, उसका जो बाप है हैमलेट का, जो राजा मारा जा चुका है, वो प्रेत के रूप में आता है, वह इसको बताता है। और ये शेक्सपियर की रचना है और ये हमें साइंटिफिक टेम्पर होने की बात बताता है। तो मेरा कहना इस मैकबेथ को लेकर यही है कि आप सब लोगों से निवेदन है कि आप स्वयं भी पढ़ें इन रचनाओं को, लेकिन अपनी दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से, भारत के शास्त्रों की दृष्टि से, हमारी परंपराओं की दृष्टि से इन रचनाओं को तौलें, इन रचनाओं को परखें। केवल इसलिए नहीं कि ये अंग्रेजी में लिखा गया है, और ये केवल इसलिए नहीं कि अंग्रेज हमारे शासक होते थे। हम उनके कूड़ा करकट, व्यर्थ, वर्जित पदार्थ को अपना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि में ऐसी रचनाएं तुच्छ हैं, और शेक्सपियर नामक जो लेखक है, मैं उसको सहृदय लेखक नहीं मानता, बल्कि ये मानता हूं कि लेखकीय गुण नहीं है। न तो इसमें मनोरंजन है, न तो इसमें कोई आनंद है, न कोई इसमें शिक्षा है,
न कोई सीख है। इसलिए मेरे जो विचार हैं मैंने आपके सम्मुख रखे। आशा है आपको यह पसंद आएगी वार्ता, और पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी अवश्य करें, जिससे हमें ये पता चले कि आपके विषय क्या है, आप किन विषयों पर चाहते हैं कि वार्ता हो। क्योंकि मैं जो सामान्यतया बोलता हूँ, वार्ता करता हूँ, जिन विषयों पर उनका चयन मैं स्वयं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन बातों को बताना चाहिए, तो मैं आपके सम्मुख आ जाता हूँ। यदि आपके ही विषय हों जिनमें आपकी रुचि हो, या आप चाहते हो कि ऐसे विषय को सुना जाए, तो आप अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी पर मैं विराम देता हूँ और आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर किसी दिन किसी अन्य विषय पर आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।